हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं है, केस स्टडीज भी इसमें इंक्लूड करूंगा। एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो एक बार आप देखेंगे ध्यान से। अपना रजिस्टर कॉपी साथ निकालिए, साथ में सवाल लगाइए और अपने नॉलेज को और कॉन्फिडेंस को मल्टीफोल्ड कीजिए 10 टाइम्स। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, चैप्टर 1 का रियल नंबर्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिड्यूस सिलेबस। तो आइए बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उनको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, जिसमें केस स्टडी भी हो, अगर असर्शन रीजनिंग आ रहा है तो वो भी हो, प्रैक्टिस करने का सारा बंदोबस्त हो। तो ऐसा ही कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, जो कि मैथमेटिक्स के लिए है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बात करें, दूसरा तो साइंस के लिए है, बात करें तो सोशल साइंस के लिए है। तो 10 मैथ्स में आपको फुली सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ में ऑल चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। एमसीक्यूज है 1000, इसके अलावा केस स्टडी और 5 साल के सॉल्व पेपर्स हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या साइंस लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सोशल साइंस, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो आप लिंक को देखिए, आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है, जरूर जाके लीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो की। इस वीडियो में जो लेक्चर फ्लो होगा या वीडियो का जो फ्लो होगा वो भी बता दूं, जैसे अपने को हेडिंग्स नुमा पता चलता रहे कि किस तरफ हम जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस क्या है क्या नहीं है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगरेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर किस रूप में आएगा, क्या चीज आएगी, क्या कम ज्यादा। तीसरी बात फॉर्मूला रिवीजन या जो कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन इंपॉर्टेंट, ब्रीफ रिवीजन, 1 नंबर के सवाल जो कि इस बार आएंगे, 16 क्वेश्चन आने हैं। अभी आप जान ही रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस बार। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वीडियो फ्लो करेगा, आगे मूव करेगा और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको देखे जाएगा। बात शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस की बेटा। तो आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 6 मार्क्स एलोकेट किए हैं उन्होंने चैप्टर 1 के लिए, और इसमें सारी बातें इंग्लिश डिवीजन लेमा नहीं आ रही है। तो आप जैसा ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे पूछते हैं जो डिवीजन लेमा थी, एल्गोरिदम थी, जो भी बोलिए, वो नहीं आएगी, ये आउट ऑफ कोर्स है। 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए सीबीएसई में ये नहीं पूछी जाएगी, तो इससे रिलेटेड कोई भी मसला एग्जाम में नहीं आना है। उसके अलावा चीजें हैं जैसे इसमें लिखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जो पहले इससे पढ़ा है, साथ में प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, और रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बातचीत, ये आने वाली है। तो सिलेबस क्लियर है, ये नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी चीजें जो एनसीईआरटी में है उसको पढ़ना है अपने आप को। आगे बात करते हैं, ये है बेटा क्वेश्चन पेपर का कॉन्फ़िगरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर आएगा बोर्ड में, वो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन 1 से 16 तक 1-1 नंबर के सवाल हैं, इसलिए मैंने भी इस वीडियो में 1-1 नंबर के सवाल ज्यादा लिए हैं। 16 मार्क्स का है जैसा आप देख पा रहे होंगे। और बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें 4 केस स्टडी है बेटा, 16 मार्क्स की, यानी एक केस स्टडी 4 नंबर की, तो 4 केस स्टडी 16 मार्क्स की, 4 केस स्टडीज हैं। तो केस स्टडीज बार नया इंट्रोडक्शन है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं बेटा कहना आसान है, एज ए टीचर करे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी आपको, कर भी लीजिएगा। तो ये केस स्टडी है, मैं भी केस स्टडी कराऊंगा, और आज के ही वीडियो में मैं 2 केस स्टडी कराऊंगा, एक नहीं, जैसे थोड़ी सी मजबूती आए आपको। पार्ट बी की बात करें, ये 32 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। पार्ट बी आएगा 48 मार्क्स का, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर में 6 सवाल हैं, 2-2 नंबर के, दिख रहा होगा आपको, 12 नंबर का। 7 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, 21 नंबर का टोटल। और लॉन्ग आंसर्स में 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न है। टोटल बात करें तो 36 क्वेश्चन है मोटे तौर पर, 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय। जो क्रक्स है तो बहुत कुछ। क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि केस स्टडी पे ध्यान देना होगा। 16 मार्क्स का है, 80 नंबर में 16 नंबर केस स्टडी के हैं।
20% हो गया ना, तो 20% केस स्टडी आएगी अकेले, 4 केस स्टडी, और साथ में एक एक नंबर भी 20% का, यानी 80 नंबर के 40% का वेटेज पार्ट ए लेके जाता है, फिर बाकी सवाल। तो ये थोड़ा सा समझने की बात होगी। चलिए बात को आगे लेके चलता हूं, समझ गए होंगे। कुछ फॉर्मूला रिवीजन, पहली या कॉन्सेप्ट रिवीजन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें लिखा बहुत कुछ है, आप जानते भी हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसा लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का सिंपल मतलब है कि मान लीजिए एक हमारे पास नंबर है, कंपोजिट नंबर 30 एक कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा, कई बच्चों को यह पता होना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, यानी एक फैक्टर है और अपना खुद फैक्टर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? कुछ जानकारियां आगे यूज भी होंगी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बोलो तो? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा आपका 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बोलो तो? कंपोजिट नंबर ये होगा साहब 4। और एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो आपस में दो नंबर ऐसे ले लीजिए जिनका कोई फैक्टर कॉमन ना हो आपस में, 1 तो सब में कॉमन रहता है उसके अलावा। तो सबसे छोटा को प्राइम्स कोई ढूंढने की कोशिश करें तो हम कितनी कह सकते हैं? जिसमें कोई भी कॉमनिटी नहीं हो, जैसे कि 3 और 4, 3 और 4, ये हमारे को प्राइम्स नंबर्स हो गए छोटे, जो 3 और 4 है। को प्राइम होने के लिए यह शर्त नहीं होती कि वो दो नंबर में कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है 4, लेकिन आपस में को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। समझ गए होंगे, ये जरूरी है बताना आपके लिए। आगे चलते हैं। तो 30 अगर एक कंपोजिट नंबर है, उसको मैं फैक्टराइज कर दूं जल्दी जल्दी अगर, तो 2 आ जाएगा। 15, फिर 3 से कर दोगे तो 5, और 5 से कर दोगे तो 1। तो 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एक कंपोजिट नंबर को आप, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो, और ये यूनिक है, यानी इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर यही आएगा। ये हो सकता है ऑर्डर अलग कर लो, यानी 3 2 5 लिख लो, या आप 5 3 2 लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है प्राइम नंबर के अंदर, ये यूनिक होता है। तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोली जाती है। बात समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा जोर लगाने से कुछ निकलेगा नहीं। आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चर्चाएं लिखी हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसी स्लाइड में 1-2 स्लाइड आगे बढ़ा देता हूं और समझा देता हूं, यहीं कहीं पकड़ लेता हूं। बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं और आप एक ही झटके में समझ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं। देखिए, आपको पता है पूरी कहानी के दौरान कि जो रियल नंबर्स होते हैं, समझिए कितनी आसान बात, वो जो रियल नंबर्स होते हैं, आप या तो वो रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर्स, या उनके अंदर होंगे इररैशनल नंबर। भाई रियल नंबर रैशनल या इररैशनल नंबर से मिलके बनते हैं। इररैशनल नंबर का एग्जांपल √2, पाई और √3 एक्सेट्रा। और रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। p एंड q आर इंटीजर्स, साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0, और सबसे छोटा लिखना हो तो p एंड q आर को प्राइम्स भी कह सकते हो, नहीं कह रहे हो तो भी ठीक है। ये p/q के फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंटेबल, नॉट रिप्रेजेंटेबल। आप बात समझ गए होंगे। इतनी बात क्लास 9th में ही जानते थे। अब कुछ चर्चा और कर लेते हैं। अब हम देखते क्या है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कैसा बिहेवियर रखते हैं बेटा डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ये होते हैं या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से तो टर्मिनेट कर जाए डेसिमल एक्सपेंशन, यानी
जैसे कि आप लिखिए 10/2, तो इसको 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें डेसिमल ही नहीं आया, कोई बात नहीं, 11/2 कर लो, तो देखिए 5.5 आ गया। ये डेसिमल के बाद 5 के बाद बात खत्म, चलता नहीं जा रहा है, इसे बोलते हैं टर्मिनेट कर जाना, आगे ट्रेन नहीं चल रही, रुक गई। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आप जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें लिख दीजिए बट रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो, जैसे कि आप लिखिए 10/3, तो इसका रिजल्ट आएगा 3.33 एंड ये ट्रेन चलती चली जाएगी। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ट्रेन चलती चली जा रही है, लेकिन ये रिपीटिंग है, 3 रिपीट हो रहा है। इस वजह से ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं। तो जो खत्म ना हो, जैसे कि हम बात करते हैं √2 की वैल्यू, तो 1.414 एंड सो ऑन, रिपीट नहीं होगी। इसी तरह √3 की वैल्यू, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, 3.14 एंड सो ऑन, बहुत आगे तक चलता चला जाएगा, 1.732 डॉट 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 डॉट। तो आप समझ गए होंगे, इस चीज को भी दिमाग में पकड़ के रखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इररेशनल नंबर में आता है। बात समझ में आई? अब एक चीज और इस आपको सीखनी है, जो आपसे पूछी जाएगी, ये भी क्या पूछी जाएगी, मैं कलर चेंज करता हूं, वो ये पूछी जाती है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इनके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर समझते हो ना भाई, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इस फॉर्म में अगर ये रिप्रेजेंट कर जाए, डिनोमिनेटर कर दिया जाए, तो आपका ये क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल था ना, 5.5 था और 5 था, तो यहां पर इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते थे, इसके डिनोमिनेटर 10 लिखा और 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0, देखो रिप्रेजेंटेबल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात ना। तो ये mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 10/3 की पावर 1, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल नहीं है। तब ये नंबर क्या बन जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं, इसलिए होंगे ये रैशनल नंबर ही, इररेशनल के लिए तो कहानी कुछ और। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाए तो ये एक रैशनल नंबर भी है और साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर नहीं कर पाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन है वो रैशनल नंबर। और इसकी चर्चा इधर, इतना ही ध्यान रखना है। एक बात और जल्दी से पकड़ लीजिए कि अगर कोई नंबर, इफ a डिवाइड्स p square, then a also divides p, इतना पकड़ के रखिए, इसका इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। एक दूसरा पॉइंट और कि अगर दो नंबर्स की बात की जा रही है, 2 नंबर्स के लिए, तो उन a और b वो नंबर्स हैं, तो उनका HCF AB का इंटू LCM AB का बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए। ध्यान रखना, अगर यहां पर 3 नंबर्स आ जाएंगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, केवल 2 के लिए फॉलो होता है बस। तो इतनी बात अगर ध्यान रखते हैं तो इस चैप्टर में काफी बातें बन जाती हैं। मैंने समय लेकर रिवाइज मार दिया, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं की है, जैसे आप बात को पकड़ पाए। आइए चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। अब ये एक रिवीजन हो जाता है आपका, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी थी। 1 मार्क क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग कर करके देखेंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं 1 नंबर के सवाल, और ये रहा पहला सवाल जो एग्जाम, देखिए 2019 में ये एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे समझेंगे तो क्या बात है। तो शुरू करते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स A and B इज 5। HCF 2 नंबर का हमें दे रखा है, A और B का कितना बेटा, 5, और उसका LCM भी दे रखा है, ये देखिए 200। A और B का LCM दे रखा है 200। कह रहा है हमको AB बता दो,
a इंटू बी, इन्होंने ए बी लिखा है, ए बी बता दो, तो बता दूंगा कैसे। मुझे मालूम है कि HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी की वैल्यू होती है a इंटू बी, अभी समझा था। तो ये वैल्यू HCF हो गया 5, एलसीएम हो गया 200 और ये ए बी की वैल्यू, तो आप देख पाए होंगे कि ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1000 इज योर आंसर। देखिए एक नंबर में कितना सरल सवाल था, आराम से आ गया आपका। बस ध्यान देते रहिएगा, क्या पूछा जा रहा है सारे सवाल आपके सही होने वाले, एक सवाल गलत नहीं होगा। आगे समझते हैं हम लोग, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट। अब देखिए ट्रिक, ये भी 2018 का सवाल है, लिखा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले पता तो हो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर किसी बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो तोते उड़ गए उसके। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट, हम ये भी भाई मान लो किसी बच्चे को पता नहीं है तो उसके भी तोते उड़ गए, मैंने पहले बताया था, ये रहा 2। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और करना क्या है, इनका HCF निकालना है। तो हम HCF निकालेंगे किसका, 2 और 4 का। आप जानते ही रूल, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 2 इंटू 1 लिख के छोड़ देंगे, 4 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिख के दे देंगे। जब HCF निकालते हैं 2 और 4 का, तो जो उनमें से कॉमन एलिमेंट होते हैं उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे आप, केवल 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द HCF ऑफ 2 and 4। ये सवाल हो गया। इंपॉर्टेंट क्या था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता होना। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। हैज द रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल करिए, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो सवाल गलत कर देते हैं। जैसे अब यहां पर ये नंबर देखिए लिखा है 441 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक रैशनल नंबर इंटीजर है, उसका डिनोमिनेटर अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नहीं। तो बच्चा ये सोच सकता है कि 7 स्क्वायर है, देखो आ गया, तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, विच इज रॉन्ग। इसको ध्यान से देखने के बाद देखो कि 7 स्क्वायर कहीं कट तो नहीं रहा ऊपर से, तो आप देखेंगे कि ये कट रहा है। देखिए 441 अपॉन 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू 7 भाई 7 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, काटो इससे, तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, फिर 7 9 जा 63, तो वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 9 लिख दो या 3 स्क्वायर लिख दो, जो मन चाहे, और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। अब देखिए इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेबल है, तो अब आप कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जल्दीबाजी बच्चों को नहीं करना। ये कहते सर आता था मुझे, मम्मी आता था जैसे ही निकले एग्जाम देके, अरे आता था लेकिन गलत कराए। अरे भाई आता था और गलत कराए हो तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आता था और सही कराए हो तो कोई बात होती है। मैं तो कहता हूं किसी को ना आता हो, ना कर पाए, उससे बड़ा बुद्धू वो है जिसे आता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, उससे बड़ा मूर्ख है, फुलिश। क्यों, क्योंकि आता है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। बताइए अब इससे आगे क्या बात की जाएगी। खैर एनीवे, अगला सवाल देखते हैं, इसलिए दिमाग में ठंड रखना बहुत जरूरी है। आगे अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में मिलेंगे। इसको चाहिए सिंप्लीफिकेशन और बताना है गिव से रैशनल या इररैशनल। ये जो नंबर है थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, यहां लिख देता हूं, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। इसको सिंप्लीफाई करना है, बताना है कि साहब ये रैशनल है कि इररैशनल है। बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। तो √45, पहले 45 को देखो तो जरा, इसके फैक्टर क्या होते हैं। तो ऐसे कर लो, फैक्टर नहीं, सीधे लिखने में आपको असुविधा हो सकती है। तो 3 से जाता है ना ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 5 आ जाएगा। तो 45 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 5, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो √45 को क्या लिख सकते हो, √3 स्क्वायर इंटू 5,
तो 3 का स्क्वायर रूट से हजम हो जाएगा, 3√5 लिख सकते हो। देखिए एक एक स्टेप बता दिया आपको। और इसी तरीके से ये 20 जी है, 20 महाराज, तो इन महाराज को ऐसे निपटाओ। 2 से निपटाया 10 आया, 2 से निपटाया 5 आया, 5 से किया साहब 1 आया। तो 20 के फैक्टर क्या हो गए, 2 स्क्वायर इंटू 5, तो √20 बेटा कितना आ गया, √2 स्क्वायर इंटू 5 मतलब 2√5। समझ गए हो ना। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप कर रहा हूं कि सारी बात पकड़ पाओ। ये और एक कहानी यहां की, तेरी कहानी फिर याद आई है ना, याद आनी चाहिए जो पढ़े 9th में। चलो भाई, तो ये शुरू हुआ खेल। 2√45 को लिख देंगे 3√5, देखो ना, और यहां लिखा 3 और √20 को लिख देंगे 2√5। देखिए ध्यान से, और नीचे 2√5 तो था ही। अब मैंने ऊपर से 3√5 कॉमन ले लिया, 3√5 नहीं 2√5 कॉमन ले लो, 2√5 नीचे से कट जाएगा। तो मैं रेड कलर का पेन कर लूं, 2√5 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचा, 3 बचा। देखिए 2√5 चला गया है, और 2√5 चला गया तो फिर से 3 बचा। यहां क्या बचा, 2√5। अब 2√5 और 2√5 कट गया और वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि 6 एक रैशनल नंबर होता है, और ये 6 इज द रैशनल नंबर। तो ये साहब सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ गया और ये रैशनल नंबर भी आ गया। इस तरह से सवाल किए जा सकते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे और आ भी रहे हैं। आगे चलो भाई, ये 2019 का खिलाड़ी है, इसको भी हम लोग अभी संभालते हैं, बहुत ही फास्ट बॉलर है ये। तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर इतना विल टर्मिनेट। अच्छा, कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में कितने के बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा। कहने का मतलब होता है जैसे मैं लिखूं 2.45, तो यहां डेसिमल कितने के बाद टर्मिनेट किया है, 2 के बाद, 1 2। कहीं लिख दूंगा 2.392, तो डेसिमल कितने के बाद टर्मिनेट किया है, डेसिमल 3 के बाद, 1 2 3 के बाद। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने के बाद टर्मिनेट करेगा। तो पहले देखते हैं भाई, तो इस 27/2 का क्यूब, 5 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में सबसे महाभयानक गलती क्या होती है, आप कॉपी करने में ही गलती कर देते। पावर 4 लिखी उड़ गई या कुछ और लिख बैठे, अब वो आता भी है तो ठन गोपाल। तो यहां पर देखिए 9 3 जा 27, ये देखिए 3/2 क्यूब एंड 5 की पावर 4। अब मैं चालाकी क्या करूंगा, नीचे 10 लाने के चक्कर में हूं, तो यहां अगर मैं 2 की पावर 4 ले आऊं तो 2 × 5 को एक साथ ले लूंगा, तो ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई मार देता हूं, काहे की चिंता। अब देखो 2 क्यूब, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं जैसे हर बच्चे को समझ में आए। 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या बना, ऊपर तो आ गया 6, नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 6, इसको लिख सकते हो 2 × 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 6, और ये 10 हो जाएगा तो 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 सिंपल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे ही तो लिखते हो। तो कितने के बाद डेसिमल खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा खिसकाता हूं। अभी तो जानते हैं इसको जब डिवाइड मारोगे तो कैसे लिखोगे, 4 0 लगा दोगे, पॉइंट लिखोगे 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, इस तरीके से हम लोग सवाल करते हैं, आपको दिख गया। और ऐसे सवाल आएंगे, एक बार करे रहोगे, थोड़ा सा ध्यान दे रहोगे, मजा आ जाने वाला है कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं भाइयों और बहनों, अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। अब ये सीबीएसई, ये देखिए सब ताजे ताजे मुर्गे हैं सब। खैर मैं तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन कई बच्चे जो देख रहे होंगे नॉन वेजिटेरियन भी होंगे। तो एचसीएफ क्या है, ये एचसीएफ बड़ा बड़ा लिखो भाई, शायद पता नहीं कितना दिख पा रहा है, और अभी मैं लिख सकता हूं तो लिख दूं। और ये रहा साहब 6 एचसीएफ इन 2 नंबर का, और एलसीएम क्या रहा 336 54 का साहब। अच्छा फाइंड, अरे कर लेंगे फाइंड, हमें पता था 2 नंबर के लिए एचसीएफ AB और इसी तरह एलसीएम AB कर दो तो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये हमको मालूम है बड़े अच्छे से। आइए साहब,
अब यही फॉर्मूला लगा दिया, तो HCF 6 और LCM हमको निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 336 इंटू 54, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत ही शानदार तरीका। LCM आ गया 336 इंटू 54 अपॉन 6। अब 6 से उड़ा दो तो ये 6 5 जा 30 और फिर 36, 56 इंटू 54, तो आंसर आ जाएगा 3024। ये आपका आंसर आ गया। बस पूछ रहे थे एलसीएम, बता दिया एलसीएम, खेल खत्म हो गया, मिल गया नंबर। बहुत ही सरल सवाल। आगे चलो, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें पूछते हैं जो सोचते हैं हम लोग को आता नहीं है। देखिए अभी कैसे निकालने वाले हैं आप। देखिए इसमें हमेशा दिमाग में जोड़ी एक लॉजिक दे रहा हूं, हमेशा कहीं भी मौका मिले तो प्लस इज इजियर देन माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन इज इजियर देन डिवीजन। हमारा दिमाग ऐसे पकड़ता, क्या करें, इंसानी दिमाग है ना। तो यहां पर क्या समझो कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 161 आएगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा, इन दोनों करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों करोगे तो ये मिलेगा। बात पकड़े। तो यहां पर आ जाओ, तो इसको कह दो ए नंबर है, तो आप क्या लिखोगे 7 इंटू ए इज इक्वल टू 161। ट्री बोलते हो ना, तो 161 अपॉन 7 कर दो डिवाइड। तो यहां डिवाइड किया तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो यहां पर नंबर कितना मिला 23। पहला तो मामला सेट हो गया ले देके। अब बात अगर कोई यहां की, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां आएगा, इसको b कह दो, तो 7b इज इक्वल टू 161। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 161 अपॉन 7। ये तो कर चुके हैं शायद हम लोग। खैर फिर से अगर नंबर आ गया है तो 161 कुछ अलग लिख गया क्या, 7 इंटू 161 लिखना था, कुछ अलग लिख गया। इसको रोकता हूं मैं 1 मिनट। तो यहां पर इसको हटाता हूं बेटा, और इसको हटाना ऐसे पड़ेगा मुझे लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए यहां 3 इंटू बी, और इसकी वैल्यू हमको लिखनी है 3, अरे सही तो लिखा था शायद, 7 इंटू 161 लिखना चाहिए था, मैं बी पता नहीं कहां लिखा जा रहा हूं। ये बी है ना, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू बी। तो मुझे करना क्या चाहिए, b इज इक्वल टू 7 इंटू 161। तो 7 1 जा 7, फिर 7 6 जा 42 का 2 4, 7 1 जा 7 और 4 1127। देख लीजिएगा सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है मेरे ख्याल से। अब यहां मान लो यहां c है, ये x लिखा ही हुआ है, x की वैल्यू बताने का है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 इंटू 3381। तो आप डबल कर दीजिए इसको, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 एक हो गया 7, 2 3 जा 6। ये आंसर आ गया। तो जो इन्होंने पूछा है उसको बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हर सवाल होगा गलत, हर सवाल होगा सही। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अरे भाई इतना भारी सवाल, अब 2019 बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 429 का कर दो फैक्टर। सोचिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे आप। 3 से मारो डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, हो गया डिवाइड। अब देखिए कितना 11 से जा रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और ये बचा 13, 13 इंटू 1। तो 429 को फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 11 इंटू 13 कर दिया, बस खत्म। यही सवाल था। बताओ, एक नंबर फ्री के दे रहे हैं आपको, आप लेने से मना क्यों करते हो, थोड़ा सा कर लो ना। अगले सवाल पे आते हैं। ये भी देखिए 2019 में आया हुआ सवाल, बहुत आसान सवाल। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ निकालना है किसका 612 का एंड 1314 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है पहले करेंगे फैक्टर फिर करेंगे सवाल। तो मैं 612 का फैक्टर यहां से शुरू करता हूं, किनारे से 612 का फैक्टर करता हूं, यही है ना। हाँ, अब इसको मारो 2 से डिवाइड पहले, तो आ जाएगा 306, फिर 2 से डिवाइड मार दो तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 103, 153। इसको सही करो फटाफट, 153। अब देखिए कितने से जा रहा है ये, क्या ये 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 7 ये कितने जा रहा है, और किसी से जाएगा क्या,
ये जा रहा है साहब 17 से, अभी तो 3 से भी जा रहा है, तो इसको 3 से मारा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर बचा रहा ये 17 1, ये फैक्टर आया। तो मैं यहां लिख लेता हूं 612 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब दूसरे के लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, और 1 3 1 4 के फैक्टर करने चले, 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब इसके बाद कितने से जा रहा है, क्या ये 3 से जा रहा है? तो 3 से तो जाता नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, जोड़ो ना, 6 6 12 13, 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 11 12, 3 से भी जा रहा, 3 7 21, 3 3 9। अब क्या जा रहा है? अब ये साहब नहीं जा रहा, अब 73 तो अटक गया है, तो ये 73 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर लिख दीजिए 1314 के, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब एचसीएफ लिखने की बारी आती है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में इन दोनों में कॉमन था 2, सबसे छोटा वाला 1 बार 2, 3 में आप देख रहे हैं कि ये 2 बार है, 3 बार, तो 2 बार ले लोगे। लीस्ट एचसीएफ लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं जो आपको मालूम ही है, जो कॉमन हो और जो सबसे छोटा फैक्टर हो। मतलब 2 2 बार है, 2 1 बार, तो 1 बार लिया, 3 3 बार है, 3 2 बार, तो 3 2 बार लिया, 17 73 में कॉमन ही नहीं है तो कुछ नहीं लिया, तो ये हो गया 9 18, तो 18 इसका आंसर हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको भी ले लिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको कर लीजिएगा, कितने आसानी से हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे फटाफट। अब अरे देखो ये लैंग्वेज वाला सवाल आ गया, इसमें लिखा देयर इज ए सर्कुलर पाथ, बनाओ सर्कुलर पाथ। अरे क्या बढ़िया सर्कल बना है। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स, कोई प्रिया हैं, खिलाड़ी होंगी, स्पोर्ट्स होंगी, कुछ होंगी, प्रिया जी को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवीश, दूसरे एक रवीश जी हैं, इनको कितना समय लगता है? 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहां से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में जाते हैं साहब, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय बाद दोनों वापस विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट ए से अगर शुरू हुए थे यहां पर दोबारा कब मिलेंगे। अब आप जानते हैं ऐसे सवालों में निकालते हैं हम लोग एलसीएम, तो हमें बस इतना करना है कि एलसीएम निकाल लेना है 12 और 18 का, खेल खत्म। 12 के लिख लो प्राइम फैक्टर्स, तो 2 6 फिर 2 इंटू 3 हो गए। 18 के लिख लो, 2 लिखोगे फिर 3 लिखोगे फिर 3 लिखोगे, फिर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ कह रहा हूं, एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम आप जानते हैं इसका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लेने लगते हैं, तो और सबको लेते हैं, तो 2 में देखिए 2 2 बार है, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2, 3 2 बार है तो 3 इंटू 3, ये तो पता ही होगा, 9 9 4 जा 36, और 36 मिनट्स बाद आंसर कितना है, 36 मिनट जरूर लिखना। अगर आपने मिनट लिखना छोड़ दिया जैसे ऊपर मिस किया हुआ है तो आपका आधा नंबर काट सकता है टीचर एग्जामिनर, इस बात को ध्यान रखिए। हो गया सवाल। तो ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल भी बहुत सरल आते हैं कि स्टडी में भी ले रखे हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है और सब सीख जाएंगे आप। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत ज्यादा सरल, थोड़ा ध्यान देना है, 6 नंबर पक्के। एक्सप्रेस, अच्छा ये जो सवाल था ये अक्सर आप 9th में सीखते हैं लेकिन टपक पड़ता है कभी कभी, ये आप कई बच्चों को मालूम होगा, कई बच्चों को शायद भूल गए होंगे कि कहीं पर अगर 0.3178 के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 0.3178, और ये जो 3178 है ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी 3178 3178 3178 की ट्रेन चलती जा रही है, इसका यह मतलब होता है। उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है। अब इसी बात की चर्चा करने के लिए यहां पर चलो यही लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू दिस वन। इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। ये रैशनल नंबर तो है ही, आपने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और बात पकड़ में आ रही होगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप 9th में पढ़े होंगे, जितने नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीट करते हैं 1 2 3 4, उतने 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई मार देते हैं।
यानी हम इस x को 1 2 3 4 इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका असर क्या होगा कि 3178 कूद के डेसिमल के पहले आ जाएगा, क्योंकि इससे आपने इस साइड दोनों साइड 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3.78 एंड सो ऑन। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। बन गया, आपने 9th में कर रखा है सब। अब इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन घटा दो, ये तो 0.3178 फिर 3178 एंड ट्रेन चल रही है। जब आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यहां पर सब्सट्रैक्शन का साइन भी बना दो, तो ये बन जाएगा 9,999, ठीक, x, और यहां वैल्यू ये डेसिमल के बाद वाला तो उड़ गया, आ गया 3178। अब यहीं पे x की वैल्यू अगर लिखनी सोचो तो आ जाएगा 3178 अपॉन 9999, और ये आंसर आ गया आपका। अगर ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, इस वजह से a अपॉन b में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और पूरे नंबर आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे। कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं, कुछ कठिन नहीं है, वेरी इजी, बस थोड़ी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस 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 और नंबर सारे आपके। चलिए साहब, ये सवाल तो कई बच्चे तो आंख बंद करके कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा तो जाता ही है भाई। तो √5 को इर्रेशनल नंबर साबित करना है, ये तो आपने बहुत पसंदीदा सवालों में से होगा लगते हैं। तो इसमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं, आपको मालूम ही है कौन सा मेथड, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अभी देखिएगा आप, क्योंकि आता है, इंपॉर्टेंट है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। समझना मेरी बात, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम √5 को a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये वर्ड ध्यान देना, इंटीजर्स, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जब को प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं तो मतलब ऊपर नीचे वाला 2 और 4 ये को प्राइम नहीं है, ऐसे नहीं है, कुछ ऐसा है जैसे 3/4, ये अलग चीज है। यानी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं मैं लिख दूं 8/2, तो आप काट के इसको 4 लिख देंगे ना, तो अगर मैं 3/4 लिख दूं तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है को प्राइम, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि ये रैशनल नंबर था। अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू √5 इंटू b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और यहां से आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, आपने ए बी को इंटीजर्स तो कहा ही है, तो अगर ये b इंटीजर है तो b स्क्वायर भी इंटीजर है, और ये अगर इंटीजर है तो उसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देता है, तभी तो इंटीजर निकलेगा। तो 5 या a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 लिख दो, या 5 डिवाइड्स a स्क्वायर लिख दो, जो भी, सारी भाषा अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। फिर अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी एक, कि कोई भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर ऑल्सो डिवाइड्स a। यहां लिख दो बाय थ्योरम, जैसे टीचर बिल्कुल समझ जाए कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो 5 a को भी डिवाइड करता है। इसका साफ मतलब क्या है कि 5 इज a, 5 डिवाइड्स a, तो क्या हो गया कि 5 एक फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट a इज इक्वल टू 5 था ना, तो 5 इंटू c, क्योंकि 5 एक फैक्टर है तो a को लिख दिया 5 इंटू c, वेयर c इज सम अदर इंटीजर। बात समझना मेरी बात भाई, अगर यहां पर a को 5 डिवाइड कर देता पूरी तौर पर, तो a के अंदर 5 है तो 5c लिख दिया हम लोगों ने, कोई टेंशन की बात नहीं। अब इस 5c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख दो किसकी, a की वैल्यू,
यहां रख दो, तो ये हो गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह 5c का स्क्वायर अपॉन 5। तो ये वैल्यू कितनी आई 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां पर क्या देखा आपने, ये आ गई वैल्यू 5c स्क्वायर। अब इससे फिर आप लिख सकते हो c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब ये तो था हमारा इंटीजर, c इंटीजर था तो c स्क्वायर भी इंटीजर था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, हेंस 5 ऑल्सो डिवाइड्स b बाय थ्योरम। बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पे क्या देखे कि b इज ऑल्सो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ c था ABCD, d लिख दो आप। तो यहां हमने क्या देखा कि जो 5 है वो b का भी फैक्टर है और जो 5 है वो a का भी फैक्टर है। समझ रहे हैं? जबकि हमने यहां क्या बोला था शुरुआत में कि ये दोनों नंबर्स a b कैसे हैं, को प्राइम्स हैं, इनका कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं। और अभी क्या हो गया कि 5 a का फैक्टर भी हो गया और 5 b का भी फैक्टर हो गया, विच इज अगेंस्ट आवर assumption, विच इज रॉन्ग। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम क्या लिख देंगे कि ये नहीं हो सकता कि 5 a का भी फैक्टर हो और 5 b का भी फैक्टर हो, क्योंकि दोनों हमने को प्राइम चूज किए हैं। नाउ आवर assumption इज रॉन्ग, दैट मींस assumption क्या था, √5 इज a rational number, hence we can say that it is an irrational numbers। तो यहां पे क्या दिखाया, a and b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। सो 5 can't be the factor of a and b simultaneously, मतलब एक साथ दोनों के फैक्टर नहीं हो सकते। Hence our assumption is wrong। सिंपल मतलब क्या है हमारा कि therefore √5 is an irrational नंबर। इतनी बात आपको कहनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, और स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट छोड़ मत दीजिएगा। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल पर बेटा। अब जैसे आता 5 माइनस √3। अब देखिए ये जो 5 माइनस √3 है इसको इर्रेशनल दिखाना है, तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है, बिल्कुल ठीक भी है, कि एक रैशनल नंबर में अगर दूसरा इर्रेशनल नंबर हम घटावें तो इसका रिजल्ट इर्रेशनल नंबर मिलता है। सही है। इस तरीके से आप एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल में इर्रेशनल घटाया तो आंसर इर्रेशनल मिलेगा। हेंस 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा आप एग्जाम में मत कीजिएगा। सही है लेकिन एग्जाम में एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो बोर्ड इशू करता है उसमें इस तरह नहीं करके देता वो। तो व्हाई टू टेक रिस्क, भाई झगड़ा तो करने जाएंगे नहीं बाद में। तो आपको कैसा मेथड यूज करना है, ये मेथड नहीं यूज करना है। आप यूज कीजिएगा ये मेथड जो मैं बता रहा हूं, जो आप जानते भी हैं, कंट्राडिक्शन वाला। तो लेट 5 माइनस √3 इज एन वही रैशनल नंबर। बहुत ही आसानी से अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को आप क्या लिख देंगे, a अपॉन बी। फिर वही a एंड b आर इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, और जहां पर b की वैल्यू 0 के बराबर भी ना हो। को प्राइम वर्ड ध्यान रखिएगा। अब ये बात हो गई तो a को क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसको लिख सकते हो 5 माइनस a अपॉन बी और √3 उधर ले जाओ। अब ये √3 लिखा, एलसीएम ले लो तो 5b माइनस a अपॉन b। अब आप जान रहे हैं कि ये इंटीजर था ये और b भी इंटीजर था, तो ऊपर वाला भी इंटीजर है, यानी ये पूरा हिस्सा इंटीजर में इंटीजर जोड़ो घटाओगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और ये भी इंटीजर है। तो जब दोनों इंटीजर हैं तो ये जो साइड राइट हैंड साइड है वो रैशनल नंबर है। समझ पाए, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है,
P बाई क्यू, याद करो इंटीजर अपॉन इंटीजर, जहां क्यू जीरो ना हो तो रैशनल नंबर होता है। तो इंटीजर में किसी इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करो फिर कुछ घटाओ तो रिजल्ट तो इंटीजर ही देगा। तो ऊपर वाला नंबर इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, हेंस राइट हैंड साइड होल दिस नंबर इज रैशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड उसी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 इररेशनल नंबर है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हम ये जानते हैं कि √3 एक इररेशनल नंबर है। लिख लेना इररेशनल नंबर है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन क्या था कि ये रैशनल नंबर है। तो हेंस क्या लिख दोगे यहां पर, हेंस 5 माइनस √3 इज एन इररेशनल नंबर। इस तरीके से ये सवाल करेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर दूसरा मेथड लगाएंगे तो देयर इज ए हैवी रिस्क, क्योंकि मार्किंग स्कीम उस तरह इशू नहीं होती। ठीक है, बात पकड़ लिया होगा आपने। एक सवाल ऐसा और भी ले रखा है मैंने। अगला सवाल देखते हैं, चेक वेदर 6 की पावर 1 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब कह रहा है कि क्या ये इसको जब ओपन करोगे तो क्या इसके लास्ट में 0 से आएगा। लास्ट में 0 का मतलब है जैसे लिखते हो 210, तो लास्ट डिजिट होती है 0। तो क्या कह रहा है कि ऐसा होगा। आप ध्यान रखिए कि कोई भी डिजिट जब आप लिखते हैं उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 5 होता है। अगर किसी की डिजिट में लास्ट में 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, कुछ भी है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर देखते हैं साहब, 6 की पावर n लिखा हुआ है। अब 6 की पावर n को हम क्या देखेंगे, ये डिविजिबल बाई 5 होगा ना। तो ये डिविजिबल बाई 5 होने का मतलब क्या है कि 5 must be a factor of the digit। नंबर लिख देना चाहिए इसकी जगह, नंबर। मतलब अगर 210 5 से डिविजिबल है तो सेम मतलब है ना कि 210 के अंदर कहीं 5 है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 210। यही बात लिखी कि अगर 0 अंत में आ रहा है तो 5 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब यहां पर देखो 6 की पावर n, तो इसको लिख सकते हो 6 की होल पावर n और 2 इंटू 3 की पावर n, और इसको लिखोगे 2n और इसको लिखोगे 3n। आप जानते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल है, वो यूनिकली रिप्रेजेंटेबल है। यानी अगर 5 नहीं है तो 5 नहीं होगा। अगर 5 नहीं होगा तो फैक्टर ही नहीं है 5, तो 0 से कहां लास्ट करेगा वो फिर। अब आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। हेंस 6 की पावर n विल नॉट एंड अप विथ 0। बात पकड़ में आ रही होगी आपकी। इस तरीके से बात समझिए, क्योंकि प्राइम नंबर कैसा होता है, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है 2 और 3, बचा क्या, 5 नहीं है इसके अंदर, खेल खत्म हो गया इसका। और अगली बात देखते हैं। अब ये देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। आइए करते हैं इसको। तो बच्चों यहां देखते हैं हम लोग, बोला है कि लार्जेस्ट नंबर जो 1251 को डिवाइड करे और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 1, इसमें रिमाइंडर बच रहा है 2 और तीसरे वाले में रिमाइंडर बच रहा है 3। तो वो नंबर कौन से हो गए, 1251 में अगर मैं रिमाइंडर जो बच रहा है हटा दूं तो 1250 हो जाएगा। 9377 में मैं 2 हटा दूं तो 9375 हो जाएगा, देखो। और लास्ट है 15628 और इसमें मैं 3 घटा दूं तो हो जाएगा 15625। अब इसका जो रिमाइंडर बचा था हटा दिया। अब इसका मैं अगर HCF निकाल दूं तो काम खत्म, लार्जेस्ट नंबर निकल आएगा अपना। तो HCF निकालते हैं, इसके फैक्टर करने होंगे। तो पहले 1250 का फैक्टर कर लो बेटा, 2 से जा रहा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
अब ये जानते हुए 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 से जाएगा, 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। तो इसके फैक्टर मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिसे समझने में आसानी हो। तो ये 1250 के आपने फैक्टर किए और इसको क्या लिखा फैक्टर में, 2 इंटू 5 की पावर 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 9375 ले लो आप, 9375 इसके फैक्टर करो, 5 से जा रहा है देखिए, तो 5 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 5 7 जा 35, 5 25 25 हो गया, फिर 5 से डालो, 5 3 जा 15, फिर 7 5 जा 35, 7 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है, 7 पंचे 35, 5, फिर 15 आ जाएगा 75, फिर 5 तो आ जाएगा 3, फिर 1। तो इसके फैक्टर बेटा कितने बन गए, इसके बन गए 9375 के 1 2 3 4 5, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। इसी तरह इसके आ जाओ 15625, इसके भी फैक्टर निकाल डालो। तो ये जगह थोड़ी कम है लेकिन इधर लिखता हूं और कलर कुछ और ले लेता हूं, 15625, 5 से जा रहा है, 5 से ले जाओ तो 5 3 जा 15, 5 दूनी 10 25, फिर 5 30 10, आप डिवाइड करवा रहे हो, फिर 625 के आगे तो कहानी वहां चली रही थी, फिर ये आ जाएगा 125, 5 से डालोगे आ जाएगा 25, फिर 5 से डालोगे 5 और फिर से आ गया 5। तो आपने देखा कि इसके 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इसका एचसीएफ निकालने की बारी आ गई। तो एचसीएफ क्या होता है आप जानते ही हैं, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए लोएस्ट पावर का। तो इन तीनों में 5 की पावर 4 ही कॉमन है लोएस्ट पावर का। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 इंटू 25 625। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इन सवालों को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा शांति से समझें और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें, सवाल निकलना तय तय। आइए चले अगले सवाल की तरफ चलते फटाफट। ये है एक्सप्लेन वेदर। वेदर मतलब मौसम की जानकारी नहीं है, ये बता रहा है इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि साहब ये प्राइम नंबर है कि ये कंपोजिट नंबर है। हमें पता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर होते हैं, फैक्टर इसके होते हैं, इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, इन दोनों में 4 ले लो कॉमन, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1। अब भाई साहब ये कंपोज दो फैक्टर आ गए ना, ये तो इंटीजर्स हैं, इसका रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, फैक्टर होगा, ये कंपोजिट नंबर है। और तुम्हारा मन ना माने तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 109 को 909 प्लस 1 अगर चाह रहे हो। अब यहां पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4 इंटू फिर यहां देखो तो 910। तो 2 फैक्टर्स है ना, दीज आर द फैक्टर्स। आखिर क्यों करेंगे, तो फैक्टर्स है, तो ये कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर के ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के थोड़ी फैक्टर होते हैं। खत्म हो गया सवाल। ऐसे सवाल घूमते फिरते आते रहते हैं, उनको बस हिला देना तुम। तो ये देखिए ऐसे ही एक सवाल था 2018 में आया था, अभी ऐसा किया था, वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। आप 5, अब इसको शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग, 5 3√3 को आप मान लेंगे रैशनल नंबर, रैट मान लेंगे, रैट इसको ए बी लिखेंगे, जहां पर ए बी कैसे हैं, इंटीजर, को प्राइम इंटीजर से, को प्राइम, दोनों में कुछ कॉमन नहीं। और फिर इसको क्या लिखेंगे, 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3√2। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 3√2 और ये आ जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी, 3 को नीचे भेज दो तो √2 5b माइनस ए अपॉन 3b। अब यहां पर वही चर्चा करने वाली बात हो जाएगी कि ऊपर वाला इंटीजर इंटीजर, तो ये इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, दो इंटीजर अपॉन में लिखे हैं, तो ये साइड क्या हो गई, रैशनल नंबर। अगर आरएचएस रैशनल नंबर है, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी रैशनल नंबर। लेकिन हम पक्की तौर पे जानते हैं कि √2 हमारा होता है इररैशनल नंबर, हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रैट नहीं होगा, इररैशनल नंबर होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये इररैशनल नंबर होगा, इस तरह से शो कर देना।
आप कर चुके हैं, बस आपके सामने लाना था जिससे आप बात को अच्छे से पकड़ पाए बेटा। आइए चलते हैं। अरे वाह, केस स्टडी आ गई। अब ये थोड़ा नया हीरो है इस फिल्म में, तो इसको थोड़ा केयरफुली देखना होगा और ऐसी केस स्टडी मिलती रहती हैं। खैर, मैं लाल कलर ले लूं पहले, फिर चलेंगे। चलिए केस स्टडी की तरफ चलते हैं। ये देखिए केस स्टडी ऐसे आपको मिलेगी। ये केस स्टडी का एक पैरा लिखा हुआ समझ लीजिए, कुछ डायग्राम भी हो सकता है, फोटो नहीं भी हो सकता है, और 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कोई 4 ऑप्शन नॉर्मली आपको करने होंगे। अब इसको ये भरी भरी स्लाइड लग रही है, इसलिए मैंने क्या किया, इसके 5 टुकड़े कर दिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, जैसे आसानी से पढ़ के हम लोग कर पाए। तो अगली स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी 4 एक एक करके आते जाएंगे। केस स्टडी पढ़ते हैं। इन द स्मॉल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन अनीता हैव 3 सेट्स ऑफ बुक्स। 3 सेट ऑफ बुक्स हैं उनके पास। एक इंग्लिश की किताब है, हिंदी है और मैथमेटिक्स है। शी हैव टू स्टैक देम। स्टैक मतलब गट्ठर लगाना, एक जैसे ये गट्ठर लगे हुए हैं, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है। तो शी हैव टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। मतलब इंग्लिश वाली एक ही जगह रही है ना, हो कि इंग्लिश के ऊपर कोई मैथमेटिक्स की बुक लगा दी, नहीं, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी हिंदी हिंदी, है ना, हिंदी, हाँ, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। एंड हाइट ऑफ द ईच स्टैक, यानी जो भी गट्ठर लगाना है सारों की हाइट बराबर रहे। गट्ठर कितने भी लगा लो, हाइट बराबर रहनी चाहिए और टॉपिक एक रहना चाहिए। बड़ी सुंदर बात। अब स्टैक शुड बी सेम। देयर आर 96 इंग्लिश बुक्स, 240 हिंदी बुक्स और 336 मैथमेटिक्स बुक्स। ये दिए हैं बुक्स। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है साहब। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक। एक गट्ठर में कितनी किताबें होंगी जिससे कि टॉपिक सेम बना रहे और गट्ठरों की हाइट भी सेम रहे। तो हम जानते हैं ऐसे सवालों में हमको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ ऑफ 96, 240 और तीसरा कितना था, 336 मैथमेटिक्स की किताब। इनका एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो 96 के फैक्टर करने पड़ेंगे पहले हमको। साफ करते हैं। 2 से जा रहा, 2 4 जाए, 2 8 जा 16, 24, 12, 6, 3, 1। ठीक। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से मैं लिख देता हूं 96 के फैक्टर्स। तो ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है साहब। अगला कितना किताब था, 240 किताब था। 240 बुक्स थी। 2 से मारो डिवाइड 120, 2 से मारे डिवाइड 60, 2 से मारो डिवाइड 30, 2 से मारो डिवाइड 15, 3 से मारो डिवाइड 5, 5 से मारा 1। ठीक है। अब इसके नीचे 240 का क्या लिखोगे, तो ये लिखा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब तीसरी वाली कितनी है, 336 बुक्स। ये 336 किताब। इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, फिर 13 हो जाए, 2 6 जा 12, फिर ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 8 4, 42, 2 2 जा 4, 3 7 1। ठीक है। अब इसको लिख दिया आपने, कितना है बेटा, 336, है ना, यही था। हाँ। अब 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ये कहानी देखिए बन गई। अब एचसीएफ निकालना तो आप जानते ही हैं। इनका एचसीएफ निकालिए कि एचसीएफ क्या होगा, थोड़ा सा करना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं। अब एचसीएफ निकालते वक्त आप जानते हैं कि कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर होनी चाहिए। 2 कॉमन है, लीस्ट पावर है 2 की पावर 4, साथ में 3 भी कॉमन है, 3 की पावर 1। तो बच्चों यहां पर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48 बुक्स आ गई जो कि हर स्टैक में लगनी है। यानी जो गट्ठर हम बनाएंगे ऐसे, उसमें ऐसे ऐसे करके जो किताबें रखेंगे, ये सारे गट्ठर जो बन रहे होंगे, ये ऐसे, ये इसमें 48 बुक्स होंगी। ध्यान रखिएगा एक गट्ठर के अंदर। और सारे टाइटल अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर अगली हिंदी है तो हिंदी। इस 48 बुक इसमें, 48 बुक इसमें, और ऐसे ऐसे बन के ये काम चलेगा। तो पहले का आंसर 48 बुक्स आ गया। 48 बुक्स देखते हैं किसमें ऑप्शन दिया है। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। 48 बुक्स होनी चाहिए स्टैकिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का।
तो 2 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स, पूरी बात तो सेम लिखी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश। तो एक स्टैक में थी कितनी, 48 किताबें, ये स्टैकिंग थी ना, और इसमें बुक्स कितनी थी 48, और इंग्लिश में टोटल किताब कितनी थी बेटा, इंग्लिश में 96 बुक्स हैं। तो 96 को आप 48 से डिवाइड कर दो, तो इंग्लिश के 2 स्टैक्स बने, 2 गट्ठर, यानी इंग्लिश का एक गट्ठर और इंग्लिश का दूसरा गट्ठर। अब ऐसे करोगे तो एक में 48 बुक्स और दूसरे में 48 बुक्स, हाइट बराबर। तो यहां पर आंसर आ गया 2 इज द करेक्ट आंसर। बात पकड़ में आई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में हिंदी का पूछ रहा है, 240 240 बुक्स हैं, एक गट्ठर में 48 किताबें हैं, इसको मार दो डिवाइड, कितना बना, तो ये दिखाई पड़ रहा है 5 बार जा रहा है, क्या 5 बार जा रहा है, दिस इज 5। तो 5 स्टैक्स बन गए, किसके, आपके हिंदी की किताब के। तो 5 स्टैक आ गए हिंदी की किताब के, कितना सरल है ये, हो गया। देखिए अभी सी, अब इसका अगला पार्ट करते हैं हम लोग। अगले पार्ट में लिखा मैथमेटिक्स का, वही चीज घूम घूम के पूछ रहा है। तो मैथमेटिक्स का 336 है और 48 से डिवाइड मारना है, तो कितना मिल जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 7 4 जा 20, 7 8 56, 7, और 7 इज द फर्स्ट आंसर। देख पा रहे हैं। अगला सवाल करते हैं, बात कितनी आसान है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, अरे जो स्टैक्स निकाले तो उन्हीं को जोड़ देना है। पहली स्टैकिंग थी 2, दूसरे की थी 5, तीसरे की थी 7, तो ये कितना हो गया 14। तो टोटल स्टैक्स कितना हो गया 14। अब बताओ ऐसे सवाल करने में डरना क्या, बस हाँ शांति बनाए रखनी है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसीलिए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना के दे रहा हूं, इससे खूब सारे केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर पाए। एनीवे इट इज अप टू यू, लेकिन बात समझ में आ रही होगी ये कैसे इसको किया जा सकता है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। बाकी समझा मैं आपको रही हूं सुंदर तरीके से। इसकी अब केस स्टडी दूसरी लेते हैं, 2 केस स्टडी का वादा था तो दूसरी केस स्टडी। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने अपना नाम लिख दिया यहां पर, ये केस स्टडी नंबर 2 है। अब कह रहा है अरविंद वांट्स टू रिनोवेट हिज हाउस, मैं अपने घर को रिनोवेट करना चाहता हूं, दोबारा और अच्छा बनाना चाहता हूं। ही हैज टू रिनोवेट सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, सीलिंग को भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर सा कितना बढ़िया घर है। ऑफ हिज रूम बाय पुटिंग स्क्वायर शेप टाइल्स ऑन इट, ऊपर छत पे मुझे स्क्वायर शेप की टाइल्स लगवानी है छत पे, अच्छी लगी छत जैसे। सीलिंग ऑफ द रूम इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, छत की जो लंबाई चौड़ाई है वो 825 सेंटीमीटर या 6 मीटर 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है, चौड़ी है। कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज 400 रुपए। बेस्ड ऑन दी डाटा गिव द फॉलोइंग आंसर्स। अब इसमें 5 दिए हैं, एक एक करके फिर लेंगे जैसे करते बने। चलते हैं एक पे, क्योंकि एक साथ बहुत भारी लगने लगता है, अलग अलग समझेंगे। अब सवाल हमने पढ़ लिया था, एरिया ऑफ सीलिंग लिखा है, तो हमें मालूम है कि इसकी लेंथ कितनी आई थी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 825 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से इसकी चौड़ाई थी 675 यानी 675 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सीलिंग क्या है, अरे एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है भाई, ये भी नहीं आता क्या, हमें इतना समझ लिया इन्होंने। तो 825 इंटू 675 को आप मल्टीप्लाई मार दो आराम से, शांति। जब मल्टीप्लाई मारोगे तो आ जाएगा 55 556875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना कि यहां पर आंसर स्क्वायर मीटर में नहीं, आंसर ढूंढोगे मिलेगा नहीं। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। तो 10 की पावर 4 में चेंज करोगे तो 4 छोड़ के 0 लगाओ, डेसिमल लगाओ, 50.6875 मीटर स्क्वायर। और ये किसके करीब है, ये 55.6 के करीब है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इस तरह से पहले वाला आंसर मिल गया। देखिए एरिया निकालना, लेकिन ये यूनिट पढ़ लेना, जल्दीबाजी में सवाल मत करना, नहीं गलत हो सकता है। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच टाइल। अच्छा, अब छत पे जो एरिया था, ये मान लो छत का एरिया है, इस छत में आपको टाइल्स लगानी है, सबका स्क्वायर शेप है, यानी जो टाइल्स है ये टाइल्स है। और इस टाइल्स को बड़ा करके अगर हम देखें तो ये स्क्वायर शेप की टाइल्स हैं। अगर साइड ए है तो ये भी साइड ए है, स्क्वायर टाइल्स है। अब देखते हैं यहां पर, तो स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या हो गया कि मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा, किसका 825 का और 675 सेंटीमीटर का।
इसका HCF निकाल लेंगे तो दोनों बातों को एडजस्ट करते हुए सेम टुकड़े दे देगा। अब इनका HCF निकालने का प्रोसेस आप जानते ही हैं, इसको फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा दो। 825 5 से जा रहा है तो 5 1 जा 5, 6 5 30, 55 25, फिर 5 से जाएगा 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 से जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसका आ गया 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 छोटा वाला पहले ले लेते हैं, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 11। और अब क्या 675 का भी इसी तरह निकालो, तो 675 को यहां कहीं लिख लेते हैं। 5 से लगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 25, 5 2 जा 10, 7 जा, फिर 3 से ले जाओ, 3 9 जा, फिर 3 से ले जाओ, 3 जा, फिर 3 से ले जाओ, 1 आया। तो 3 3 3 यानी 675 को 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए साहब। अब फैक्टर हो गए तो HCF कितना होगा? अब इसका HCF लेने गए तो कॉमन और लोएस्ट पावर, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 3 75 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन आ गई। यानी कि जो स्क्वायर है टाइल्स का वो 75 सेंटीमीटर का इसका साइड होगा एक, और 75 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से निकालोगे, देखो कितने आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जाता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ईच टाइल, तो 75 सेंटीमीटर को 75 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आए रिजल्ट 5625 आएगा। 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख दो। 5625 कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देख पा रहे होगे, इस तरह सवाल निकलेंगे, कितने आसान है। पेशेंस बनाना है, सवाल समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। तुम लोग में से बहुत बच्चे हड़बड़ाते रहते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कितनी टाइल्स लगेंगी? तो नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब है एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, उतने नंबर्स हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सीलिंग कितनी थी? 825 इंटू 675 सेंटीमीटर में, और ये थी टाइल्स की 75 इंटू 75, अभी निकाला था 75 साइड। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 99 बेटा, 99 आ जाएगा। आप काट पीट के देख सकते हैं बड़े आराम से, और ये ऑप्शन आ जाएगा 99 इज द करेक्ट आंसर। हो गया साहब, खत्म हो गया। एक और बचा। आइए अब कह रहा है कॉस्ट बताइए सीलिंग को, तो 99 टाइल्स लगी हैं और एक टाइल का दाम कितना है? 400 रुपए। तो 99 इंटू 400, अगर ये 100 होती तो होता 40,000 के आसपास। 400 रुपए कम कर दो, 39600, तो इतने रुपए आपके कॉस्टिंग लगने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरीके से ये भी सवाल हो गया। देखो, तो इस तरह से सवाल होंगे, ये देखिए खत्म हो जाता है। ले देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि केस स्टडी की ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है इसको ले सकते हैं। आपके लिए एक्सट्रीमली पावरफुल और बेनिफिशियल होगी। मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो सीरीज कितनी दूर तक ले जाऊं। पसंद आने पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी मदद हो और मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसी बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।